हेलो स्टूडेंट, मैं विनय आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीसीसी विनय सर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाशिकी पढ़ाऊंगा, जिसको अंग्रेजी में ऑप्टिक्स कहते हैं। ये कक्षा 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ जो स्टूडेंट एसएससी, बैंक, रेलवे इत्यादि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी दृष्टि से भी ये लेक्चर बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो दोस्तों, आइए हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं। प्रकाशिकी, अंग्रेजी में ऑप्टिक्स कहते हैं। प्रकाशिकी में हम लोग स्टडी करते हैं प्रकाश के बारे में, और साथ ही साथ प्रकाश से घटित होने वाली घटनाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं कि प्रकाश की सहायता से कौन कौन सी घटनाएं घटित हो जाती हैं दैनिक जीवन में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रकाशिकी जो है वो भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, एक ब्रांच है। कैसे? जैसे आप विद्युत पढ़ते हैं, जिसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, वो भी भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। आप साउंड पढ़ते हैं, ध्वनि पढ़ते हैं, वो भी भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, जिसको हिंदी में ऊष्मागतिकी कहते हैं, वो भी भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। उसी तरीके से दोस्तों, प्रकाशिकी भी भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? इसमें प्रकाश और प्रकाश से होने वाली घटनाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन देना चाहें, परिभाषा देना चाहें, तो कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश और प्रकाश से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग प्रकाशिकी कहते हैं। कैसे दोस्तों? आप जानते होंगे कि परावर्तन क्यों होता है, अपवर्तन क्यों होता है, ध्रुवण क्या होता है, और विवर्तन, व्यतिकरण आदि घटनाएं हम लोग दैनिक जीवन में देखते हैं। तारों का टिमटिमाना, आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्य निकलते समय या अस्त होते समय लाल दिखाई देना, ये सब जितनी भी घटनाएं हम दैनिक जीवन में देखते हैं, सब इसी प्रकाशिकी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश और प्रकाश से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, उसे हम लोग प्रकाशिकी कहते हैं। दोस्तों, अब प्रकाशिकी को दो मुख्य उप शाखाओं में डिवाइड किया गया है। प्रकाशिकी की वो दो शाखाएं क्या है? एक है किरण प्रकाशिकी, जिसको अंग्रेजी में रे ऑप्टिक्स कहते हैं, और इसी को हम लोग ज्यामितीय प्रकाशिकी भी कहते हैं, जिसको जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नाम से जाना जाता है। और जो प्रकाशिकी की दूसरी ब्रांच है, दूसरी शाखा है, वो तरंग प्रकाशिकी है, इंग्लिश में वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। अब इसमें क्या है दोस्तों? इसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे? तो जो हम लोग प्रकाशिकी है, ऑप्टिक्स है, उसकी जो किरण प्रकाशिकी शाखा है, इसके अंतर्गत हम प्रकाश का किरणों के रूप में अध्ययन करेंगे, रे के रूप में, RAY, रे, जिसको किरण कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश का किरणों के रूप में अध्ययन करते हैं, उसे हम किरण प्रकाशिकी या ज्यामितीय प्रकाशिकी कहते हैं दोस्तों। और दूसरा जो है तरंग प्रकाशिकी, जिसको वेव ऑप्टिक्स कहते हैं, इसमें हम प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश का, किसका दोस्तों? प्रकाश का तरंगों के रूप में अध्ययन करते हैं, वेव के रूप में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग तरंग प्रकाशिकी के नाम से जानते हैं। अब बात यह आती है कि किरण प्रकाशिकी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। किरण प्रकाशिकी में जैसे मुख्यतः आप लोग इंपॉर्टेंट है, कक्षा 10 में जो बच्चे पढ़े होंगे जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं तो बताऊंगा ही। किरण प्रकाशिकी में आप लोग जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, लेंस, मानव नेत्र पढ़ते हैं, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी पढ़ते हैं। ये सब टॉपिक किरण प्रकाशिकी या ज्यामितीय प्रकाशिकी के अंतर्गत आता है। लेकिन जब हम लोग परावर्तन होता क्यों है, अपवर्तन होता क्यों है, ये सारी घटनाएं जो हम अध्ययन करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, क्यों ऐसा होता है, वो तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये सारी जितनी भी घटनाएं हैं, हम लोग तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। हम बहुत बेहतर ढंग से आपको बताने का प्रयास करेंगे। कक्षा 10 में दोस्तों, क्लास 10th में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनकी दृष्टि से केवल किरण प्रकाशिकी या ज्यामितीय प्रकाशिकी इंपॉर्टेंट है। अब तो कक्षा 10 की जो NCERT आ गई है, उसमें किरण प्रकाशिकी या ज्यामितीय प्रकाशिकी को पूरा एक चैप्टर बना के लिख दिया गया है। लेकिन अगर हम लोग इसको पढ़ेंगे तो इसको हम 5 चैप्टर में डिवाइड करके अध्ययन करेंगे, जिससे कि हमको आसानी से चीजें समझ में आए।
और इसको भी 5 चैप्टर में डिवाइड करके इसको भी हम लोग अध्ययन करेंगे, तो अच्छे से आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो ये तो हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिक्स कि ऑप्टिक्स क्या है, जिसमें प्रकाश और प्रकाश से संबंधित घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। किरण प्रकाश की क्या है, जिसमें प्रकाश का किरणों के रूप में अध्ययन करेंगे। और तरंग प्रकाश की क्या है दोस्तों, जिसमें प्रकाश का तरंगों के रूप में हम अध्ययन करते हैं, उसे तरंग प्रकाश की कहते हैं। जैसा हमने बताया कि व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि जितनी भी घटनाएं होती हैं हम तरंग प्रकाश के अंतर्गत स्टडी करते हैं। तो ये तो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिक्स हुआ। अभी हम आगे डिस्कस करते हैं इसी के आगे। यहां बार बार एक शब्द आ रहा है प्रकाश, क्योंकि इस चैप्टर का मेन जड़ प्रकाश है, तो हमको प्रकाश के बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो आइए अब नेक्स्ट कड़ी में हम लोग प्रकाश के बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश का जो अंग्रेजी शब्द होता है दोस्तों, वो होता है लाइट। अब आइए जानते हैं लाइट होता क्या है। आइए हम इसी से प्रश्न करते हैं कि ये प्रकाश होता क्या है। मैंने इससे प्रश्न किया तुम क्या हो, प्रकाश से पूछा तुम क्या हो, तो प्रकाश ने उत्तर दिया जवाब में, मैं एक क्या हूं, ऊर्जा हूं, एक ऊर्जा है। मैंने पूछा कि प्रकाश क्या है, तो उत्तर में आया दोस्तों कि एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। अब एक नया टर्म आ गया, ऊर्जा। अब ऊर्जा को देखते हैं। हमने ऊर्जा से पूछा तुम क्या हो, तो ऊर्जा ने कहा भाई मैं कार्य करने की क्षमता हूं, कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा ने क्या बताया, कार्य करने की क्षमता हूं मैं। मैंने प्रकाश से पूछा कि तुम क्या हो, तो प्रकाश ने कहा मैं एक ऊर्जा हूं। फिर ऊर्जा से पूछा तुम क्या हो, तो उसने कहा कार्य करने की क्षमता हूं। तो आइए, प्रकाश होता है ऊर्जा। ऊर्जा की जगह पर हम लोग बता सकते हैं कार्य करने की क्षमता, अर्थात हम कह सकते हैं प्रकाश एक कार्य करने की क्षमता है। किस तरीके से कार्य करने की क्षमता, कहेंगे कार्य तो बहुत तरीके से होते हैं। जैसे कि हम ध्वनि जो ऊर्जा होती है उसकी सहायता से हम वस्तुओं को सुन पाते हैं। तो उसी तरीके से दोस्तों प्रकाश जो ऊर्जा है ये कार्य करने की एक क्षमता है। इसकी सहायता से हमारे अंदर काम करने की क्षमता आती है। वो कौन सी काम करने की क्षमता आती है, वो होती है देखने की। कोई भी चीज हम देखते हैं तो प्रकाश की सहायता से ही देख सकते हैं। तो हम अगर आपसे कोई पूछेगा तो इजीली बता सकते हैं कि प्रकाश की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन ऑफ लाइट क्या है। तो आप कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। दोस्तों प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, या दूसरे शब्दों में हम लोग दूसरी परिभाषा बताएं कि प्रकाश एक साधन है। प्रकाश वह भौतिक कारण अथवा साधन है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत कर देता है, या जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यह तो प्रकाश की परिभाषा हो गई कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश वह भौतिक कारण अथवा साधन है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। या दोस्तों प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। या तीसरी परिभाषा आप बताइए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत कर देता है। दोस्तों प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है, बल्कि प्रकाश की सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यही चीज तो हमको इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है। तो प्रकाश की परिभाषा उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। हमने बताया कि प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या है, लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा क्या होता है, कार्य करने की क्षमता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की कार्य करने की क्षमता होती है। वो किस तरीके से कार्य करने की क्षमता होती है, वस्तुओं को दिखाने के लिए। आइए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब ये तो हुआ प्रकाश की डेफिनेशन। एक बात और आता है कि प्रकाश आता कहां से है। प्रकाश जो है ये लाइट है, आता कहां से है। प्रकाश जहां से हमें प्राप्त होता है या प्रकाश जहां से आता है उसे हम लोग कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश का स्रोत। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत किसे कहेंगे दोस्तों, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे सोर्सेस ऑफ लाइट। सोर्सेस ऑफ लाइट, प्रकाश के स्रोत कह सकते हैं आप लोग, प्रकाश के स्रोत। अब देखिए प्रकाश
जिस स्थान से, जिस जगह से, जिस वस्तु से हमें प्राप्त होता है उसी को हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते हैं। यही परिभाषा हो गई। अब कहां से प्राप्त होता है प्रकाश? दो तरीके से हमें प्राप्त होता है। एक तो प्राप्त होता है प्राकृतिक स्रोत से, प्राकृतिक स्रोत से। ठीक है दोस्तों, एक प्राप्त होता है हमें प्राकृतिक स्रोत से, और दूसरा जो प्राप्त होता है वो होता है कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत, या इसी को हम सब कहते हैं मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत, एक है कृत्रिम स्रोत या मानव निर्मित स्रोत, एक है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत को दोस्तों हम लोग नेचुरल सोर्स कहते हैं, नेचुरल सोर्सेस, नेचुरल सोर्सेस। और इसको हम लोग ह्यूमन मेड सोर्स बोलेंगे या कृत्रिम आर्टिफिशियल बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल सोर्सेस। ठीक है दोस्तों, प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे? प्रकाश जिस स्थान से, जिस जगह से, जिस वस्तु से हमें प्राप्त होता है उसे ही प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। दोस्तों, प्रकाश के दो स्रोत हैं, एक प्राकृतिक स्रोत, प्रकृति ने हमें जो जो प्रकाश के स्रोत दिए हैं उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। अब कहेंगे सर इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? तो इसके एग्जाम्पल जैसे आपका सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत हमारे सौरमंडल में सूर्य है, सूर्य हो गए, और साथ ही साथ तारे आप देखते हैं वो भी प्रकाश के स्रोत हैं। और आप लोग एक छोटा सा जीव देखेंगे जुगनू, जिसको कहते हैं जुगनू। तो सूर्य, तारे, जुगनू, ये सब क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। इसे प्रकृति ने बनाया है, हमने नहीं बनाया है। तो ये प्राकृतिक स्रोत हो गए। और दूसरा दोस्तों होता है कृत्रिम स्रोत या मानव निर्मित स्रोत। क्या हुआ? धीरे धीरे करके मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई, हमें भोजन, पानी, हवा के अलावा एक चीज और इंपॉर्टेंट लगी, वो लगा प्रकाश। क्योंकि प्रकाश नहीं रहेगा तो हमारी जिंदगी अधूरी है। तो प्रकाश हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटक है, कंपोनेंट है। तो उसी तरीके से मानव अपनी सुविधाओं के लिए अंधेरे में कई ऐसे प्रकाश के स्रोत का निर्माण किया जिसकी सहायता से वो अंधेरे में भी देख सकता है। तो कृत्रिम स्रोत या मानव निर्मित स्रोत अर्थात मनुष्य अपनी सुविधा के लिए जिन प्रकाश के स्रोतों का निर्माण किया है उसे हम लोग कृत्रिम स्रोत या मानव निर्मित स्रोत के नाम से जानते हैं। आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल में जैसे आपका होता है बल्ब, आप देखते होंगे बल्ब, और लालटेन, लैंप आदि चीजें हैं। ये सब मानव ने अपनी सुविधा के लिए बनाया है। इसे कृत्रिम स्रोत या मानव निर्मित स्रोत के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हुआ प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश का स्रोत क्या होता है। अब अगली कड़ी में हम लोग देखेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि जो फिजिक्स में वस्तु है, वैसे तो थिंग्स कहा जाता है वस्तुओं को, लेकिन फिजिक्स की भाषा में वस्तुओं को बॉडीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बॉडीज। आइए हम लोग बॉडीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। वस्तुएं, फिजिक्स की भाषा में हम वस्तुओं को क्या कहते हैं? बॉडीज। देखिए, हम यहां जो वस्तुएं पढ़ेंगे वो प्रकाश के आधार पर पढ़ेंगे। प्रकाश में जो फिजिक्स, वैसे तो वस्तुओं को थिंग्स कहा जाता है, लेकिन प्रकाश की दृष्टि से हम लोग वस्तुओं को नाम देते हैं बॉडीज के नाम से। वस्तुएं दो तरीके से होती हैं। किसमें? प्रकाशिकी में। क्या क्या होती हैं आइए हम लोग देखते हैं। पहला है प्रदीप्त वस्तुएं दोस्तों। क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं, और एक नाम से जाना जाता है इसको दीप्त वस्तुएं कहते हैं। दीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुओं को कहते हैं लुमिनस बॉडीज। लुमिनस बॉडीज। ठीक है दोस्तों। और एक होता है अप्रदीप्त। अप्रदीप्त वस्तुएं, या इसी को हम लोग कहते हैं अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं इंग्लिश में कहेंगे नॉन लुमिनस बॉडीज। नॉन लुमिनस बॉडीज। देखिए, वस्तुएं जो होती हैं वो दो तरीके से होती हैं। एक प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्त वस्तुएं,
दूसरा होता है दोस्तों अप्रदीप्त वस्तुएं, या इसी को हम लोग कहेंगे अदीप्त वस्तुएं। आइए इसके नाम से ही जानते हैं। आप जानते होंगे लुमिनस की एक बैटरी आती है, वो इसी लुमिनस का मतलब ही होता है प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्त वस्तुएं। देखिए दोस्तों यहां शब्द आया है प्र। क्या आया है? प्र। देखिए ये आया है शब्द प्र। प्र का मतलब होता है स्वयं। क्या होता है? स्वयं, सेल्फ। अदीप्त का मतलब होता है प्रकाश उत्पन्न करने वाला। जो वस्तुएं स्वतः मतलब स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। या यहां भी देख लीजिए दीप्त है, दीप्त का मतलब प्रकाश उत्पन्न करना। अर्थात जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्त वस्तुओं के नाम से जानते हैं। या कह सकते हैं ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाशमान होती हैं। प्रकाशमान का मतलब स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाशमान होती हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्त वस्तुओं के नाम से जाना जाता है। जितने भी आपने प्रकाश के स्रोत पढ़े हैं, चाहे वो नेचुरल सोर्स हो चाहे आर्टिफिशियल सोर्स हो, अर्थात चाहे प्राकृतिक स्रोत हो चाहे कृत्रिम स्रोत हो, सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्त वस्तुएं। जैसे एग्जाम्पल में सूर्य, तारे, जुगनू, बल्ब आदि, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आएंगे। फिर दोस्तों अ माने आप जानते हैं, अ माने नहीं। जैसे कहते हैं अदिश, दिश माने दिशा, अ माने नहीं। ऐसी राशियां जिसमें केवल परिमाण हो दिशा हो ही नहीं, उसे हम लोग अदिश राशियां कहते हैं। ऐसे ही अ माने नहीं, प्रदीप्त मतलब प्रकाश उत्पन्न करने वाला, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने वाला। जब पहले नहीं लग गया इसका मतलब स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा। ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाशमान नहीं होती हैं उन्हें हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं या अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। या कहें दूसरे शब्दों में ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं या अदीप्त वस्तुएं कहते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल में जैसे हम बताएं आपको, जैसे हो गया सड़क, देखिए सड़क, मेज, मानव, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आप जान लीजिएगा, चंद्रमा, हीरा। आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहे होंगे कि ये सब तो रात को प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ये रात को प्रकाश दोस्तों उत्पन्न नहीं करते बल्कि ये सूर्य की सहायता से हमें प्रकाश ये चंद्रमा उत्पन्न करता है। जबकि हीरा, आगे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हीरा क्यों चमकता है जबकि इसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो इसलिए चंद्रमा, हीरा अप्रदीप्त वस्तुएं या अदीप्त वस्तुओं की श्रेणी में आता है। आप कहेंगे सर कैसे? आइए हम लोग दिखा देते हैं आपको कैसे। देखिए दोस्तों ये हमारा हुआ सन, देखिएगा ध्यानपूर्वक, ये हमारा क्या है? सन। सन मतलब सूर्य होता है। और ये हमारी है अर्थ, पृथ्वी। ये क्या है? अर्थ है। और ये छोटा सा मून है, ये क्या है? मून है। अब आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो होती है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है और चंद्रमा भी हमारे पृथ्वी का परिक्रमण करता है। तो कैसे? जैसे देखिए अब यहाँ सूर्य सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत है हमारे सौरमंडल में, तो यहां से प्रकाश की किरणें यहां भी जाती होंगी, यहां से प्रकाश की किरणें यहां भी जाती होंगी। और देखिए हम लोग सतह पे रहते हैं पृथ्वी के, मान लेते हैं हमारे भारत देश का मैप यहाँ पर है, तो सूर्य की जो किरणें हैं दोस्तों, सूर्य की किरणें इस एरिया में नहीं पड़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अंधेरा होगा। जब यहाँ अंधेरा होगा लेकिन जो चंद्रमा पर प्रकाश की किरणें जा रही हैं वहां पर तो सूर्य की किरणें जा रही हैं लगातार। जब वहां पर सूर्य की किरणें लगातार जा रही हैं तो वहां से प्रकाश का क्या होगा दोस्तों? परावर्तन। आगे हम ये घटना देखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि प्रकाश जब किसी पॉलिशदार या चिकने पृष्ठ पे पड़ता है या फिर खुरदरे पृष्ठ पे भी पड़ता है तो वह दिशाओं में फैल जाता है, तो जिसके कारण ये यहाँ पर किरणें यहाँ आएंगी तो हमको ये यहाँ पर चंद्रमा का ये भाग दिखाई देगा। लेकिन इसकी असली पोल, असली इसकी चुप्पी तब दिखाई देती है जब मान लेते हैं ये चंद्रमा यहाँ पर चक्कर लगाते हुए आ जाए। अब सूर्य की किरणें तो चंद्रमा पर जा रही हैं बट यहाँ पर भारत देश के मैप पर चंद्रमा की भी किरणें नहीं आ पा रही हैं। इससे पता चल जाता है कि चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं है बल्कि ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है।
और परावर्तन के बाद हमारी आंखों पर जब इसकी किरणें आती हैं, पड़ती हैं, दिखाई देती हैं, तो हमको चंद्रमा आसानी से दिखाई देता है। लेकिन अमावस्या के दिन इसका पोल खुल जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया, हमने बताया कि चंद्रमा क्यों अप्रदीप्त है। ऐसे ही हम लोग हीरे की बनावट देखेंगे ना, बताया हमने आपको, जब आपको क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन डिस्कस करेंगे तो उसमें हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो ये वस्तुओं के बारे में हमने बताया, प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं और अप्रदीप्त वस्तुएं या अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। अगर आप इसको भी बांटना चाहें तो दो भागों में आप इसको बांट सकते हैं। क्या क्या भाग है दोस्तों? जो प्रदीप्त वस्तुएं हैं ये दो तरीके से हो सकती हैं। एक होता है वस्तु प्रदीप्त। क्या होता है? वस्तु प्रदीप्त, थिंग्स लुमिनस, और एक होता है वस्तु प्रदीप्त, एक होता है जंतु प्रदीप्त या जीव प्रदीप्त भी कहते हैं, जीव या जीव प्रदीप्त के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या होता है? वस्तु प्रदीप्त, जो वस्तुएं क्या होती हैं? वस्तु प्रदीप्त ऐसी वस्तुएं जिसमें जीव ना हो और वो क्या कहते हैं, स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, वो वस्तु प्रदीप्त के अंतर्गत आती हैं। वस्तु प्रदीप्त में क्या क्या आता है? जैसे सूर्य, तारे, बल्ब, ये सब वस्तु प्रदीप्त के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जंतु प्रदीप्त या जीव प्रदीप्त में जैसे आपका जुगनू है, ये जंतु या जीव प्रदीप्त के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों हमने ये देखा कि प्रकाशिकी क्या है। प्रकाशिकी को दो मुख्य शाखाओं में, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में डिवाइड किया। उसके बाद सोर्स ऑफ लाइट हमने देखा, फिर हमने बॉडीज के विषय में डिस्कशन किया और यहाँ पर आप लोगों ने देखा। अब हम इसी के आगे टॉपिक को प्रोसीड करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें किरण पुंज की, किरण बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट, किरण पुंज। ध्यान दीजिएगा, किरण पुंज होता क्या है? बीम ऑफ लाइट कोई भी प्रकाश का स्रोत है दोस्तों, चाहे वो प्राकृतिक स्रोत हो या कृत्रिम स्रोत हो, उससे जो किरणें निकलती हैं वो अनंत किरणें निकलती है। अनंत का मतलब असंख्य, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो किसी भी प्रकाश के स्रोत से असंख्य किरणें निकलती हैं, अनंत किरणें निकलती हैं। इन सभी किरणों के समूह को हम लोग दोस्तों किरण पुंज कहते हैं, बीम ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं किसी भी प्रकाश के स्रोत से अनंत किरणें निकलती हैं, इन किरणों के समूह को बीम ऑफ लाइट कहते हैं, अर्थात किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब आने वाली प्रकाश की किरणें, ध्यान देना, आने वाली प्रकाश की किरणें या यही किरण पुंज जब किसी बिंदु पर आके मिलता है, क्या करता है? किसी एक बिंदु पर आकर सारी किरणें मिल जाती हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज, जिसको अंग्रेजी में कन्वर्जेंट बोलते हैं, जेंट। अभिसारी किरण पुंज जिसको कन्वर्जेंट कहते हैं, ये इसका एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट अगर हम लोग देखें दोस्तों, एक होता है अपसारी, अपसारी किरण पुंज, जिसको हम लोग डाइवर्जेंट बोलते हैं। ठीक, देखिए किरण पुंज क्या होता है? किसी भी प्रकाश के स्रोत से असंख्य किरणें निकलती हैं, इन किरणों के समूह को किरण पुंज के नाम से जाना जाता है। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? जब ये किरण पुंज किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे एक पॉइंट ये है, इस पे इधर से प्रकाश किरण आके मिली, ठीक है दोस्तों, और दूसरी प्रकाश किरण ऐसे आकर मिली, तीसरी प्रकाश किरण ऐसे आकर मिली, ऐसे कई किरणें आकर एक ही बिंदु पर मिल रही हैं। तो इसी को दोस्तों हम लोग नाम देंगे, कौन सा नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे अभिसारी किरण पुंज। ये क्या है? अभिसारी किरण पुंज, इसको ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा जो अपसारी किरण पुंज है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे किरण पुंज जब एक ही बिंदु से किरणें जाती हुई प्रतीत हो या जा रही हो, बाहर की हो, फैल रही हो, तो उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए यहां पर एक बिंदु है, यहां से ये किरण ऐसे हमने डायरेक्शन दिखा दिया, चली गई किरण, ये भी चली गई, ये भी दोस्तों देखिए चली गई, ये भी
चली गई। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि इस पॉइंट से किरणें जा रही हैं बाहर की ओर, तो ये अपसारी किरण पुंज हो गया, और इस पॉइंट पे सभी किरणें आके मिल रही हैं, तो ये हो गया अभिसारी किरण पुंज। तो हम लोगों ने ये भी देखा कि किरण पुंज क्या होता है दोस्तों। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में। आइए देखते हैं। अब 3 परिभाषाएं हम लोग ध्यान देंगे, उसको ध्यान देना बहुत जरूरी भी है। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए, पारदर्शी वस्तुएं, पारदर्शी वस्तुएं, दूसरा क्या होता है, पारभासी, पारभासी वस्तुएं, और तीसरा दोस्तों होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी वस्तुएं। पहला दोस्तों पारदर्शी वस्तुएं, दूसरा पारभासी वस्तुएं, तीसरा अपारदर्शी वस्तुएं। देखिए क्या होता है, इसकी परिभाषाओं को समझेंगे। पारदर्शी वस्तुओं को हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ट्रांसपेरेंट बॉडीज, ठीक है, ट्रांसपेरेंट बॉडीज। पारभासी का ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट, और एक होता नॉन ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट। देखिए समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं, आप सिंपली जानिए कि ऐसी वस्तुएं जिसमें प्रकाश एक पार से दूसरे पार चला जाए। और जब प्रकाश एक पार से दूसरे पार जाएगा तभी तो वो वस्तुएं हमें दिखाई देंगी आर पार। तो कहने का मतलब पारदर्शी वस्तुएं किसे कहते हैं, ऐसी वस्तुएं जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग, मतलब आधे से अधिक, मतलब लगभग 75%, 80%, 90%, आधे से अधिक भाग जो होता है ना, अगर वो आर पार चला जा रहा है तो उसमें जो उस पार है, वस्तु के उस पार की जो वस्तुएं हैं हमें बहुत स्पष्ट दिखाई देंगी। तो ऐसी वस्तुओं को हम लोग पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। अर्थात ऐसी वस्तुएं जिनमें प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार चला जाता है, अर्थात ऐसी वस्तुएं जिनमें प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार चला जाता है, अर्थात हमको वो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं जिसकी सहायता से आर पार, वो वस्तु क्या कहलाती है, पारदर्शी वस्तुएं, ट्रांसपेरेंट बॉडीज, ठीक है। और पारभासी वस्तुएं क्या होती हैं, ऐसी वस्तुएं जिसमें प्रकाश का आंशिक भाग, थोड़ा भाग आर पार जा सकता है। तो जब थोड़ा भाग आर पार जाएगा तो हमको उस पार की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई भी नहीं देंगी। तो कहने का मतलब पारदर्शी वस्तुएं किसे कहते हैं, जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार चला जाता है, पारदर्शी वस्तुएं, अधिक भाग स्पष्ट दिखाई देगा। पारभासी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिसमें प्रकाश का आंशिक भाग आर पार जाता है तो हमको धुंधला सा दिखाई देगा, तो पारभासी वस्तुएं हो जाएंगी। अपारदर्शी वस्तुएं जिनमें बिल्कुल प्रकाश आर पार नहीं जा सकता, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड का पीछे देखिए कुछ दिखाई नहीं देगा आपको, ठीक है। तो दीवार हो गया, हमारे शरीर का पिछला हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पारभासी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं और पारदर्शी वस्तुएं इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए पारदर्शी वस्तुओं का एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, आप लोग देखे होंगे शीशा। एक चीज दोस्तों आप लोग हमेशा ध्यान देना, एक होता है शीशा, क्या होता है, शीशा, और एक होता है कांच। देखिए शीशा जो होता है उसको हम लोग मिरर कहते हैं, दर्पण कहते हैं। इसमें आर पार नहीं देख सकते हैं, इसमें आप अपना इमेज देखते हैं। एक तरफ पेंट पॉलिश कलई होता है, और कांच में कोई कलई नहीं होता, इसमें आर पार देखा जा सकता है। तो कांच को हम लोग ग्लास कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्लास। इसका मतलब कांच पारदर्शी वस्तु है, क्या है। और दोस्तों शुद्ध जल अगर देखें तो शुद्ध जल के अंदर क्या क्या चीजें हैं बहुत स्पष्ट हमको दिखाई देता रहता है। तो शुद्ध जल भी आपका क्या है, पारदर्शी वस्तुएं हैं। कांच, शुद्ध जल आदि चीजें पारदर्शी वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं। और पारभासी वस्तुएं, इसमें प्रकाश का आंशिक भाग आर पार जाता है। जैसे गंदा हो जाए जल, दिखता तो रहता है, उसके अंदर क्या है, धुंधलापन दिखाई देता है, तो वो पारभासी वस्तु के अंतर्गत गंदा जल आएगा। शुद्ध जल पारदर्शी वस्तु है, गंदा जल पारभासी वस्तु है, ठीक है। और साथ ही साथ तेल लगा हुआ कागज, अगर तेल लगे हुए कागज से आप देखेंगे हल्का सा धुंधलापन दिखाई देता है। अगर इसी कांच को हम लोग घिस देते हैं तो दिखता तो है यार पर, बट बहुत धुंधलापन दिखाई देता है, तो वो भी पारभासी वस्तु के अंतर्गत आता है।
और अपारदर्शी वस्तु बिल्कुल आर पार नहीं दिखाई देता है, अर्थात इसके आर पार नहीं दिखाई देता। इसका रीजन है प्रकाश आर पार इसके गया ही नहीं है। जब प्रकाश आर पार गया नहीं है तो ये अपारदर्शी वस्तु के अंतर्गत आएगा। जैसे दीवार, मेज, कुर्सी, ये सारी चीजें क्या है, अपारदर्शी वस्तुओं के अंतर्गत आएगा। तो ये हम लोगों ने देखा दोस्तों। अब लास्ट हेडिंग हम आपको बताएंगे प्रकाश के गुण के बारे में, फिर इस टॉपिक को हम लोग यहीं एंड करेंगे। प्रकाश के गुण दोस्तों, अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ये क्या है दोस्तों, प्रकाश के गुण में प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट है क्या, अर्थात प्रकाश की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रकाश के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो आइए हम लोग बारी बारी से इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये जान लीजिए, प्रकाश जो होती है ना दोस्तों, सीधी रेखा में गमन करती है। कैसी? सीधी रेखा में। कैसे आप जानेंगे भाई? अगर ये बताइए, अगर आप हमारे शरीर पे यहाँ टार्च मारेंगे, टार्च देंगे, टार्च से रोशनी जलाएंगे यहाँ पर, तो पीछे तो दिखाई नहीं देगा कुछ चीजें। कहीं ऐसा तो है नहीं कि प्रकाश यहाँ आपने दिया टार्च, ये प्रकाश यहाँ से निकल के टेढ़ा होकर के पीछे चला गया और दिखाई दे रहा ना मैं यहाँ हूँ, कौन कहाँ है, ये सब ऐसा नहीं है। प्रकाश बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में गमन करता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये आप ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा का मतलब जैसे यहाँ प्रकाश का स्रोत है तो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये नहीं कि इस तरीके से गया, ये नहीं कि ऐसे घूमते हुए ऐसे ऐसे आगे बढ़ के फिर गया, जहां नहीं पहुंचना कोने में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, प्रकाश कैसे चलता है। प्रकाश दोस्तों सीधी रेखा में गमन करता है। अब दूसरी बात हम लोग करें अगर इसमें, तो प्रकाश जो होता है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। किसके रूप में? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ध्यान दीजिएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं? ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए, जिनके चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती हैं, उन्हें हम लोग वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। जैसे यक्स किरणें, गामा किरणें, ये सारी किरणें वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। रेडियो तरंगे, वो भी वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो ऐसे ही प्रकाश भी एक क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है। अर्थात वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं दोस्तों, हमने आपको बताया कि ऐसी तरंगे जिनके चलने के लिए, जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत चुंबकीय तरंगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो प्रकाश भी वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, अर्थात प्रकाश के संचरण में भी किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात इसी से एक पॉइंट और निकल के आ जाएगा कि प्रकाश निर्वात से भी होकर चल सकता है। प्रकाश जो होता है ना दोस्तों, प्रकाश कहाँ गमन कर सकता है? निर्वात में भी गमन कर सकता है। कहाँ? निर्वात में। और ध्यान दीजिएगा, निर्वात में जो प्रकाश की चाल है, क्या चीज? निर्वात में प्रकाश की जो चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड है। कितना है? 3 × 10⁸मीटर बटे सेकेंड है। यहां तक प्राय हम लोग वायु को भी दोस्तों निर्वात मान लेते हैं। वायु में प्रकाश की चाल लगभग 2.999 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो लगभग में हम लोग निर्वात अथवा वायु को एक ही मानते हैं। तो निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल जो लेते हैं वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लेते हैं। दोस्तों प्रकाश से कई महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण। अर्थात हम लोग प्रकाश में बता सकते हैं कि प्रकाश में परावर्तन होता है, परावर्तन होता है। प्रकाश में दोस्तों अपवर्तन होता है, अपवर्तन होता है। प्रकाश में विवर्तन होता है, विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, तो आदि कई घटनाएं होती हैं। तो प्रकाश की सहायता से भी आप लोग देखते होंगे इंद्रधनुष बन जाता है। ये सारी चीजें प्रकाश के ही अंतर्गत आती है। तो आप लोगों ने कई महत्वपूर्ण प्रकाश के प्रॉपर्टीज को देखा। ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज आप जब पढ़ते जाएंगे तो अपने आप बनता चला जाएगा। तो आप कई सारी प्रॉपर्टीज लिख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अपने दोस्तों तक इस वीडियो लेक्चर को जरूर शेयर करें। इस वीडियो लेक्चर में आज हमने डिस्कस किया, आप लोग ध्यान दीजिएगा एक बार, प्रकाशिकी क्या होता है,
किरण प्रकाश के क्या होता है, तरंग प्रकाश के क्या होता है, प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, कृत्रिम स्रोत क्या होता है, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं, पारभासी वस्तुएं क्या होती हैं, अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं, और प्रकाश के प्रॉपर्टी के बारे में भी हमने देखा। तो ये इंट्रोडक्शन हुआ, प्रकाश का इंट्रोडक्शन टोटली हमने आपको बताया। अभी हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ जो चैप्टर में आपके होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसको जानिए। देखिए, जब हमारा बेस बेहतर होता है तो चीजें हमें बहुत बेहतर समझ में आती है। पता चला कि हमारा बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको चीजें स्पष्ट समझ में नहीं आएंगी। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से अपने विचार जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।